हाय एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखा कि टेम्परेचर से स्टेट किस तरह से चेंज होते हैं और प्रेशर अप्लाई करने से भी क्या स्टेट चेंज होते हैं। तो हमने देखा था कि हाँ होते हैं, और वहाँ पे हमने कुछ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सारी चीज़ें को डिस्कस किया था। बेटा अभी इसी में टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन याद रखिएगा कि जो हमारा वेपराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों में फ़र्क है। वेपराइजेशन का मतलब होता है वेपराइजेशन इज अ बल्क फिनोमेना और इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। मतलब देखिए, ये जो वेपराइजेशन है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो वेपर बनेगा, एक टेम्परेचर फिक्स है कि उसी टेम्परेचर पे वो वेपर बनेगा, है ना, लिक्विड जो है वो भाप बनेगा। और ये पूरा बल्क फिनोमेना, तो पूरा जो पानी है वो पूरा गैस बन जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। जैसे नदी में, तालाब में, समुद्र में जो पानी रहता है, तो पानी के ऊपर का पार्ट, पानी का ऊपरी सतह, ऊपर के सरफेस से, पानी के ऊपर के सरफेस से कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और विदाउट एट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ज़रूरी नहीं कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद ही, यानी कि हम जानते हैं कि 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम में, 40 पे भी, 50 पे भी, 30 पे भी, 50 पे भी, 60 पे भी, 70 पे भी, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी वो लिक्विड गैस बन जाता है, सरफेस फिनोमेना, सरफेस से, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो आइए समझते हैं कि ये इवेपोरेशन कैसे होता है। तो देखिए, अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि समुद्र वगैरह में होता है। इसी इवेपोरेशन की मदद से हम समुद्र से नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी निकालते हैं और एक गड्ढा समुद्र के किनारे कर देते हैं, उस गड्ढे में पानी को डाल देते हैं इवेपोरेशन के जरिए। टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है ना भाई, लेकिन टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही रहता है, 50, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर। तो उस कम टेम्परेचर में भी वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो ऊपर का जो पानी होता है वो गैस बन के चला जाता है। तो हमको उससे क्या मिलता है बेटा, हमको वहाँ से नमक मिलता है, ठीक है। तो अभी ये इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, तो देखिए क्या होता क्या है कि जो पानी होते हैं, वाटर, हम जानते हैं बेटा लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलरेडी मूवमेंट में रहते हैं, गैस के मुकाबले कम, लेकिन सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो ये मूवमेंट करते रहते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं कि दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, मतलब ये अच्छे खासे इफेक्टिव होते हैं और इनके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी रहता है, इतना एनर्जी रहता है कि वो आसानी से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर जा सके। थोड़े टेम्परेचर पे ही ये आसानी से एक दूसरे से दूर जा सके, इतना इनके अंदर एनर्जी पहले से मौजूद रहता है, ठीक है, मूवमेंट करने का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं और फिर इवेपोरेशन हो जाता है। थोड़ा भी हीट आया पानी पे तो क्या होता है बेटा, ये दोनों पार्टिकल्स थोड़े दूर चले जाते हैं, तो क्या होता है, फिर वो गैस बन जाता है। तो मैं बता दूं आपको इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी, चौथा है विंड स्पीड। देखिए टेम्परेचर भी मैंने बोला कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, चाहे इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही क्यों ना हो, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा और उसको इतनी एनर्जी कम से कम मिल जाएगी, कि पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे और इतनी एनर्जी उनके पास मिल रहती है, ठीक है, सफिशिएंट, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, ऑलरेडी वो मूवमेंट में रहते हैं। थोड़ा सा और हीट उनको दे दिया हमने, थोड़ा सा टेम्परेचर उनको मिल गया, टेम्परेचर उनका बढ़ गया, तो क्या करते थे, पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, इवेपोरेशन होता है। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ता है, जब टेम्परेचर घटाते हैं तो इवेपोरेशन घटता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सरफेस एरिया की बात करूं तो एरिया जितना ज़्यादा रहेगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, एरिया जितना ज़्यादा रहेगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा इवेपोरेशन उतना कम होगा। एक एग्जांपल आप ले लो, ये दो कंटेनर ले लो, मैं एक ये, इसमें आप वाटर डाल लीजिए और फिर
एक ये कंटेनर ले लीजिए, आप इसमें वाटर डाल लीजिए और आप दोनों को बाहर बालकनी में रख दीजिए। तो आप नोटिस करोगे कि पहले इवेपरेट पानी इसमें से हुआ, मतलब जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है उसमें इवेपरेशन जल्दी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड के पार्टिकल दूर ऑलरेडी हैं, तो उनको आसानी से एनर्जी मिल जाता है और वो आसानी से एक दूसरे से दूर भाग सकते हैं, जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपरेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है। उसी तरह ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। इस एटमॉस्फेयर में, हवा में कितना पानी है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो हवा है उसमें पानी के कितने वेपर हैं उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, नमी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना कम वो चीज़ इवेपोरेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी है ना, वाटर वेपर पानी है। तो भाई उसको हीट, तो जो भी धूप आएगी वो जो पानी रहेगा तुम्हारा वो इवेपोरेट होगा नॉर्मली। सब सिंपल समझो ना कि जो नमी आ गई है ना, तो ऑलरेडी तुम्हारे एयर में, हवा में वाटर वेपर है, तो जो वाटर वेपर रहेगा वहाँ पे तो क्या होगा, इवेपोरेट थोड़ा कम होगा, है ना। और अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो इवेपोरेट बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। जैसे देखो कि बेटा लेटर समर में, गर्मी में लास्ट में एक ऐसा मौसम होता है कि हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हम स्वेट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है हमको, है ना। लेकिन वो पसीना सूखता नहीं, इवेपोरेट नहीं होता है। वो जो स्वेटिंग होती है वो इवेपोरेशन नहीं होता स्वेटिंग का। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, हवा में नमी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम हो जाता है और फिर हमको अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विंड स्पीड, देखो हवा चलती है, मैंने बोला था कि जब हवा चलती है तो कपड़े ही सूख जाते हैं बेटा। क्यों सूख जाते हैं? तो उसका यही रीज़न है, यहाँ पे समझिए। जब हवा चलता है तो लिक्विड के पार्टिकल जो हैं नज़दीक हैं, हवा की वजह से लिक्विड के पार्टिकल दूर भाग जाते हैं, और जब लिक्विड के पार्टिकल दूर भाग जाएंगे तो बन जाएंगे गैस, तो हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे, वेट क्लॉथ सूख जाएंगे। याद रखना इसका आंसर यहाँ पे है, विंड स्पीड। तो हवा में कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हवा चलती है तो लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलरेडी मूवमेंट में रहते हैं और वो और मूव करने लग जाते हैं और दूर चले जाते हैं, और फिर वो गैस बन जाएंगे, मतलब वो सूख गया, तो इसलिए सूख जाते हैं। इसका मतलब विंड की स्पीड अगर अब बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और ये घटेगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा। ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं वापस से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए मैं 4-5 मिनट का वीडियो सेशन बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट रहे तो बिंदास पूछिए आप। ठीक है। ये बात हो गई इवेपोरेशन की। अब हम देखेंगे कि कूलिंग इफेक्ट क्या है इवेपोरेशन के। कूलिंग इफेक्ट क्या है इवेपोरेशन के, तो मैं यहां पे बोलता हूं कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि भाई जो मटके का पानी होता है वो ठंडा क्यों होता है। उसी तरह जब आप पेट्रोल अपने हाथ पे रखते हैं, स्पिरिट रखते हैं, या नेल पॉलिश रखते हैं, नेल पॉलिश, है ना, तो जब अपने हाथ पे आप रखते हैं तो वो गायब हो जाता है और आपको कूल ठंडा लगता है। देखो ना, पेट्रोल गायब हो जाता है, फिर आपका हाथ ठंडा लगता है, कूल लगता है, आपको ठंडा लगता है। क्यों ऐसा? देखिए, तो जैसे ही हम उसको स्पिरिट को या पेट्रोल को या नेल पॉलिश को, है ना, जब अपने हाथ पे रखते हैं, नेल पॉलिश क्लीनर, नॉट नेल पॉलिश, ठीक है, नेल पॉलिश क्लीनर, तो उसको जब हम अपने हाथ पे रखते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होने लगता है। तो इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो हीट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। उसको क्या चाहिए? हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो हीट हमारे हाथ से उसको मिल जाता है। हमारे हाथ में हीट रहता है, हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। तो हमारी बॉडी से, हमारे हाथ से उसको हीट मिला, तो हीट मिला तो वो इवेपोरेट हो गया। तो हमारे हाथ से हीट निकल गया ना, और जब किसी चीज़ से हीट निकल जाएगा तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। तो क्योंकि उसने हमारे हाथ का हीट लेके वो इवेपोरेट हो गया, और इसलिए हमको कूल लगता है। उसी तरह पसीने का, गर्मी में अभी गर्मी लगेगी, जैसे मान लो अभी मैं स्वेट कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है गर्मी की वजह से, है ना, तो जो पसीना आ रहा है अभी गर्मी की वजह से, तो क्या होगा बेटा? ये इवेपोरेट होगा।
क्यों इवेपोरेट होगा? क्योंकि उसको हमारी बॉडी गर्म है, तो गर्मी से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। तो जब ये इवेपोरेशन हो जाएगा तो हमको फिर कूल लगेगा और हम कंफर्टेबल फील करेंगे। और कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं हम? मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बोला था कि कॉटन क्यों पहनते हैं। कॉटन इसलिए पहनते हैं कि जो कॉटन कपड़ा होता है, जो कॉटन क्लॉथ होते हैं, वो कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे बॉडी के जितने पसीने स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इवेपोरेशन होगा उसका, बाहर एटमॉस्फेयर में रहेंगे हम तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा कंटिन्यूसली। जब वो वहाँ से पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर हीट है, हमारे बॉडी की हीट की कुछ मदद से कुछ बाहर से इवेपोरेट होगा। तो जब इवेपोरेट होगा तो फिर हमको कैसा लगेगा? कूल एंड कंफर्टेबल लगेगा, है ना। तो उसका ये आंसर है बेटा। उसके अलावा मैं और बात करूं तो मटके का पानी, अर्थन पॉट, जो घड़ा होता है, मटका होता है, उसका ठंडा क्यों होता है? तो देखिए, जो मटका या अर्थन पॉट जो होता है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मान लीजिए मटका है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब उस पोर से कुछ पानी निकलने लगते हैं, कुछ पानी निकलते हैं उस छेद से, कुछ पानी, उस पोर से कुछ पानी निकलते हैं। फिर वो कुछ पानी निकलते तो वो पानी इवेपोरेट होते हैं। वो पानी इवेपोरेट कैसे होंगे? तो उसको भी जो मटके के अंदर की जो हीट रहेगी, वो हीट लगेगा इवेपोरेट होने के लिए। तो उस हीट का पूरा जो मटके का जो गर्मी रहेगा, मटके का जो पूरा हीट रहेगा, पूरी गर्मी को, पूरे हीट को लेके वो थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब पूरा उसका हीट निकालने तो क्या हो गया? अब क्या कैसा हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। जैसे हमारा हाथ में से हीट निकाले तो कैसा हो गया था? ठंडा हो गया था। तो पूरा उसका मटके का हमने पूरी गर्मी निकाली, पूरी हीट निकाली, तो अब वो कैसा हो गया? ठंडा हो गया। तो बाकी के अंदर जो पानी उसके अंदर है वो भी कैसे रहेंगे? कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। तो इसीलिए मटके का पानी और घड़े का पानी क्या होता है बेटा? ठंडा होता है। समझ में आया? तो ये हमने खत्म किया इवेपोरेशन, उसके कूलिंग इफेक्ट देखा, जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, ठीक है, उस क्वेश्चंस के आंसर को भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। और इसी के साथ आज हमारा और अभी ये लेसन हो गया कंप्लीट। पूरी तरह बहुत डिटेल में मैंने इस लेसन को आज कंप्लीट किया है बच्चों। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहा, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करो, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और डाउट सेशन भी लिया जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप वहां क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में करो, एक डाउट सेशन ले लेंगे जिसमें सबके डाउट्स को क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको ही पहले करवा दूंगा, ठीक है। यहां पे तो हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो बेटा मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।